स्टीमर बैठा भी मिलेगा। एम्बिशन लाइब्रेरी की डिबेट में आप सबों का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है आपको महाजनपद काल एवं मध्य साम्राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, और हमारा टॉपिक वैसे रिवीजन का भी था, तो रिवीजन हम लोग थोड़ा बहुत कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। देखिए, हिस्ट्री का टॉपिक है महाजनपद काल। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में महाजनपद काल का उद्भव माना जाता है। पूछता है क्वेश्चन कि भारत में महाजनपद काल का जो है उद्भव कब माना जाता है? 6वीं शताब्दी। कब माना जाता है? 6वीं शताब्दी। वस्तुतः उत्तर वैदिक काल में हुए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों के कारण जनपद शक्तिशाली होकर महाजनपद के रूप में संगठित हो गए। मतलब क्या हुआ आपको? उत्तर वैदिक काल में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन जो हुए उसके कारण क्या हो गया कि जनपद क्या हो गया? शक्तिशाली हो गया। जनपद शक्तिशाली होने के कारण जो है आपको वो महाजनपद का रूप ले लिया। क्या ले लिया? महाजनपद का रूप ले लिया। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। पूछता है क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ के कौन से निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? कौन सा है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है ना। इन महाजनपदों में सामान्यतः राजतंत्रात्मक व्यवस्था विद्यमान थी। मतलब राजतंत्र था, मतलब राजा का शासन था। ठीक है ना। राजतंत्र का मतलब क्या हुआ? राजा का शासन था। परंतु वज्जी राजधानी वैशाली, मल्ल राजधानी कुशीनारा में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। देखिए, इस जितने भी महाजनपद थे उस जनपद में आपको वज्जी जिसका राजधानी वैशाली और मल्ल जिसकी राजधानी कुशीनारा जो था उसमें क्या था? उसमें लोकतंत्र, उसमें राजतंत्र नहीं था। उसमें क्या था? उसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था था। गणतंत्र था मतलब लोकतंत्र था। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति मल्ल गणराज्य में हुई थी। महात्मा बुद्ध को पूछता है क्वेश्चन, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति मल्ल गणराज्य में हुई थी। वैशाली का लिच्छवी महाजनपद विश्व का पहला गणराज्य माना जाता है। वैशाली का लिच्छवी महाजनपद विश्व का पहला गणराज्य माना जाता है। अस्मक एक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित था। अस्मक एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित था। अस्मक एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे क्या था? अवस्थित था। अब रणधीर जी, आप हमको ये बताइए कि महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? मल्ल गणराज्य में हुई थी। आप महाजनपदों में 2 जनपदों का नाम बताएं जो गणतंत्रात्मक थी, जो कि राजतंत्रात्मक नहीं थी। हमको तो क्या कहते हैं, वही मल्ल तो ही गया था। एक मल्ल हो गया, एक वज्जी हो गया। तो मल्ल का राजधानी कुशीनारा और वज्जी की राजधानी वैशाली। ठीक है, सही बात है। देखिए, महाजनपद काल को द्वितीय नगरीय क्रांति की संज्ञा दी गई है। महाजनपद क्या कहा गया है? द्वितीय नगरीय क्रांति की संज्ञा दी जाती है। ज्ञातव्य है कि प्रथम नगरीय क्रांति हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। हड़प्पा में नगरीय संस्कृति थी। और दूसरा कौन है? ये महाजनपद हो गया आपको। और आपको बता दें, वैदिक काल जो था वो क्या थी? ग्रामीण थी। हड़प्पा काल शहरी था, नगरीय था, लेकिन वैदिक काल जो था वो क्या था? ग्रामीण था। और उसी तरह से ये आपको जो है कि इसी तरह से आपको हड़प्पा संस्कृति को कहा गया प्रथम नगरीय क्रांति और इसको महाजनपद को द्वितीय कहा गया। सही बात है। देखिए, 16 महाजनपद और उसकी राजधानी के बारे में करते हैं। अंग का राजधानी क्या था? चंपा। और प्राचीन नगर क्या था इसका? मालिनी। ठीक है ना। मुंगेर। ठीक है ना। मगध, गिरिब्रज, राजगिरी, मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशीनारा या पावापुरी, देवरिया, गोरखपुर हो गया।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती या अयोध्या जिसको फैजाबाद है, पांचाल, उत्तरी अहिछत्र और दक्षिणी काम्पिल। उत्तर में हो गया अहिछत्र और दक्षिण में काम्पिल हो गया। कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो नई दिल्ली कहलाता, नई दिल्ली और हरियाणा का क्षेत्र इंद्रप्रस्थ। मेरठ दक्षिण पूर्वी हरियाणा। वज्जी, वैशाली, उत्तर बिहार। मत्स्य, मच्छ जिसको बोलते हैं, विराटनगर, जयपुर। वत्स, कौशाम्बी, इलाहाबाद, बांदा। सूरसेन, मथुरा, ब्रजमंडल। चेदी जिसको चेती भी बोलते हैं, सेठीवती या सुक्तिमती, बुंदेलखंड। स्वत्थिवती, सुक्तिमती, बुंदेलखंड। अस्मक जो एकमात्र दक्षिण साम्राज्य महाजनपद था, जो कहाँ अवस्थित था, गोदावरी नदी किनारे अवस्थित था। अस्मक एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी किनारे क्या था, अवस्थित था। अवंती, उत्तरी उज्जैन और दक्षिणी माहिष्मती। अवंती, उत्तरी उज्जैन और दक्षिणी माहिष्मती। गांधार, तक्षशिला। कंबोज, राजपुर या हाटक, कश्मीर। राजपुर या हाटक, कश्मीर। अब बोलिए मगध महाजनपद। 16 महाजनपदों में से मगध, कौशल, वत्स तथा अवंती शक्तिशाली महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में से मगध, कौशल, वत्स तथा अवंती शक्तिशाली महाजनपद थे, जिनमें से हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के नेतृत्व में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में मगध साम्राज्य का उदय हुआ। अच्छा, बौद्ध ग्रंथ में महाजनपद का जो उल्लेख करते हैं, जैन ग्रंथ में क्या मिली? खुद्दक भगवती सूक्त। ये रिकॉर्डिंग करके क्या करते हैं? यूट्यूब पे चैनल है, अच्छा, जावेद अख्तर यहाँ पे वो विद्यार्थी है, उसी का यूट्यूब चैनल है, उसी पर अपलोड होता है। और उसको देख सकते हैं वीडियो का। फिजिक्स भी अपलोड किया हुआ है, केमिस्ट्री भी अपलोड किया हुआ है। केमिस्ट्री अभी नहीं हुआ है, फिजिक्स अपलोड है, और अभी हिस्ट्री जो चल रहा है उसका अपलोड है, पॉलिटी चलता है उसका अपलोड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उससे भी आपको याद होगा। चैनल क्या है? जावेद अख्तर का चैनल है, स्टडी विद जावेद। रणधीर जी आपको खोजने में मदद करेंगे, जब भी आपको दिक्कत हो, परेशानी होगी, रणधीर जी से मिलिएगा। इन्हीं के परम मित्र हैं, उन्हीं का चैनल है। अच्छा, ठीक है। लाइब्रेरी कलीग हैं। चलिए, कंबोज, राजपुर या हाटक, कश्मीर। अब बोलिए आप, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, जिसको अयोध्या या फैजाबाद, ठीक है। पांचाल का उत्तरी में क्या हो गया, अहिछत्र, और दक्षिणी में काम्पिल। अब बोलिए कि आपको मगध महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। 16 महाजनपदों में से मगध, कौशल, वत्स तथा अवंती शक्तिशाली महाजनपद थे, जिनमें से हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के हर्यक वंश के शासक बिंबिसार, हाँ, हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के नेतृत्व में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में मगध साम्राज्य का उदय हुआ था। अब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश जो है आपको 544 ईस्वी से लेके 412 ईसा पूर्व है। हाँ, हर्यक वंश जो है आपको 542 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व है। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? राजगिरी को बनाई थी। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य को विस्तृत किया था। अब बताइए, हर्यक वंश का जो कार्यकाल है वो कितना है सर? 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व में याद रखिएगा, ज्यादा से कम होगा, समझे ना? ज्यादा से क्या होगा? कम होगा। हाँ, ईस्वी से पहले। हाँ, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य को विस्तृत किया। इसने 3 विवाह किए, जिनमें से पहली पत्नी महाकौशला देवी। चलना आए थे। हाँ,
एको वंश से पहले एक वंश आयल रहे बुझल बृहद्रथ वंश जिनकर हाँ? फाउंडर रहे बृहद्रथ स्रोत रहे महाभारत और पुराण आ ओकर फादर रहे तोरा वासुवेद ओकरे बेटा रहे जरासंध कैपिटल रहे राजगिरी बृहद्रथ वंश विद्रथ अच्छा देखिए हम चर्चा ये कर रहे थे कि जिसमें देखिए बिंबिसार जो है आपको हर्यक वंश का संस्थापक था और हर्यक वंश का संस्थापक होने के कारण जो है ये आपको ये क्या किए बिंबिसार आपको 3 विवाह किए जिसमें से पहली पत्नी कौन थी महाकौशला देवी पहले रहे चलना पहली पत्नी कौशला देवी पहले चलना है दूसरी पत्नी चेलना पहली चलना लिच्छवी गंडाज की राजकुमारी द्वितीय कौशल देवी कौशल जनपद कौशल महाजनपद की राजकुमारी और प्रसेनजीत की बहन दहेज में इसमें भी है प्रथम पत्नी महाकौशला देवी थी आज जो कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी इसके साथ दहेज में काशी प्रांत मिला जिसमें 1 लाख की वार्षिक आय होती थी ठीक दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना जिसको छलना थी भी कहते हैं छलना भी कहते हैं हाँ जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ था समझे ना और तीसरी पत्नी थी क्षेमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी गुरु की राजकुमारी रहे। हाँ देखिए पहली पत्नी महाकौशला देवी कौशल शासक प्रसेनजीत की बहन दूसरी पत्नी चेलना लिच्छवी राजकुमारी और तीसरी पत्नी क्षेमा मद्र कुल की राजकुमारी थी मगध का मुख्य प्रतिद्वंदी अवंती शासक चंड प्रदोत था मगध का मुख्य प्रतिद्वंदी कौन था अवंती शासक चंड प्रदोत था जिसके दरबार में बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उपचार के लिए भेजकर उससे मित्रता कर ली थी पूछता है क्वेश्चन बिंबिसार ने अपने कौन से राजवैद्य को अपने प्रतिद्वंदी के शासक के दरबार में भेजा था यानी चंड प्रदोत दरबार में भेजा था किसे भेजा था जीवक को किसको भेजा था जीवक को भेजा था सबसे पहले लिच्छवी गणराज के शासक शिवराज गोमती चलना चालू हुआ था दूसरा प्रमुख विवाह संबंधित कौशल महाकौशल चालू हुआ था इसके बाद मुझे अगले समय ऐसा कुछ ठीक है रात में चल 3 गो बियाह थे ना सीधा बात ई तोरे पुस्तक आज पहले बियाह कर इधर पुस्तक देखिए कौन था पहला पत्नी देखिए माँ पत्नी तो अपनी छोड़ दीजिए पहला और दूसरा पत्नी पत्नी होती है 3 गो पत्नी होता है आप 3 को पत्नी था 3 पत्नी था आपका क्या विचार है क्या वो पत्नी होना पहले बहुत पत्नी एक होना चाहिए हमें कितना आप चाहते हैं एक ही नहीं हम तो 2 को चाहते हैं हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों या केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों मिल जाएगा आपको बायोलॉजी भी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का चलिए आप सॉरी फॉर डैट इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है हम लोग डिबेट में हम लोग जुड़े हुए हैं और अब हमको ये बताइए कि बिंबिसार की पत्नियों का नाम बताइए आप चेलना और बोलिए ना ये बोलिए और बोलिए माँ कौशला देवी दूसरी चेलना तीसरी क्षेमा हाँ चलिए 492 ईस्वी में अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठा आपको पता होना चाहिए अजातशत्रु को ही पितृहंता कहा जाता है पिता क्या
नहीं, हरियक वंशी के कहल जाता है प्रीतहंता। हाँ हरियक वंश को ही वृत्रहंता वंश कहा जाता है। प्रीतहंता वंशे कहा जाता है। हाँ पुतरे बाप को मारते गया मारते गया, राजा बनते गया। 492 ईस्वी में अजात शत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठा, ठीक है ना। उसने इसे काशी एवं वज्जी को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसने क्या किया, काशी एवं वज्जी को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अजात शत्रु के समय में ही राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अजात शत्रु प्रारंभ में क्या थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म को ही मानता था। हाँ पहले 460 में उदयन अपने पिता अजात शत्रु की हत्या कर गद्दी पर बैठा। अजात शत्रु को मार दिया उसका बेटा उदयन। पितृहंता वंश था ही, बाप को मार के गद्दी पर बैठने वाला वंश था, ठीक है ना। तो बिंबिसार को का बेटा कौन, अजात शत्रु। अजात शत्रु का बेटा कौन, उदयन, ठीक है ना। 460 ईसा पूर्व में उदयन अपने पिता अजात शत्रु की हत्या कर गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिपुत्रा, हाँ उदयन ने पाटलिपुत्रा गंगा और सोन के संगम पर नामक नगर की स्थापना कर उसे मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, नागदशक था। कोसल जनपद की राजकुमारी प्रसन्नजीत की मतलब बहन से बिहार के लिए बिंबिसार, और कोसल जनपद के मतलब बेटी से बिहार के लिए प्रसन्नजीत की बहन से बिहार के लिए बिंबिसार, और प्रसन्नजीत की बेटी से बिहार के लिए अपने घोड़े में अजात शत्रु। प्रसन्नजीत की देखिए, बेटी से, मतलब देखिए, बाप का बिंबिसार को तो हम लोग पढ़े, समझे ना। बिंबिसार को तो पढ़े, अजात शत्रु को पढ़ लिए थोड़ा सा। अजात शत्रु देख लीजिए। अजात शत्रु जो है आपको 492 ईस्वी से 460, अजात शत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध हुआ था। प्रसेनजीत की पराजय हुई, परंतु बाद में दोनों में क्या हो गया, समझौता। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजात शत्रु से किया था। वजीरा का विवाह, ठीक है ना। अजात शत्रु का उपनाम कुनिक था। कुनिक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अजात शत्रु का उपनाम क्या था, कुनिक था। अजात शत्रु जैन मतायुनी था। अजात शत्रु क्या था, जैन मतायुनी था। बाद में तो अजात शत्रु का लिच्छवियों से युद्ध हुआ। अपने कूटनीतिक मित्र वस्कार की सहायता से उसने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में अजात शत्रु ने रथ मूसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। बाद में काशी और वैशाली दोनों मगध के अंग बन गए। अजात शत्रु के समय में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम गौ संगति का आयोजन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैन धर्म को मानता था, तो ये नहीं होता था। जैन धर्म को तो मानता था, लेकिन बौद्ध संगति क्यों करवाया? बाद में बौद्ध धर्म को मानने लगा ना, बाद में मानने लगा बौद्ध धर्म। लेकिन कहा है कि इसी के रूलिंग क्वेश्चन पूछता है आपको। इसी के रूलिंग मतलब गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों बना था इसी के शासन। देखिए, अजात शत्रु के समय में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। मतलब प्रथम बौद्ध संगति के समय में कौन था, अजात शत्रु था। अब पूछेगा कौन सा गुफा में, सप्तपर्णी गुफा में, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। अजात शत्रु ने 32 वर्षों तक मगध का शासन किया था। पुराणों के अनुसार 28 वर्ष। 32 वर्ष तक शासन करने के बाद अजात शत्रु अपने पुत्र उदयन द्वारा मारा डाला गया। उदयन उसकी क्या कर दिया, हत्या कर दिया। किसका, अजात शत्रु का। देखिए, पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर जो जस्ट परे हैं पाटलिपुत्रा, जिसको बोलते कुसुमपुरा नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया था। समझे ना। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्रा नामक नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। वह जैन मतायुनाई था, वो जैन धर्म को मानने वाला था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। इसको उसके आमत्य शिशुनाग ने पदच्युत कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग नामक एक नए वंश की नींव रखी। समझे। मतलब आपसे रणधीर जी 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब देते जाइएगा। आप पहले बताइए, हर्यक वंश का संस्थापक कौन?
बिंबिसार, बिंबिसार। हर्यक वंश संस्थापक बिंबिसार। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन? नागदशक। नागदशक। ठीक है, अब बताइए, अब हमको ये बताइए, प्रथम बौद्ध संगति किसके समय में हुआ था? अजात शत्रु के समय में। अजात शत्रु के समय में कहाँ पे हुआ था प्रथम बौद्ध संगति? राजगिरी, राजगिरी में। राजगिरी की कौन से गुफा में? सप्तपर्णी गुफा में। अजात शत्रु ने टोटल कितने वर्षों तक शासन किया था? 32 वर्षों तक शासन किया। 460 अजात शत्रु ने जब लिच्छवी से जब उसका युद्ध हुआ अजात शत्रुओं का, तो कौन से हथियार का प्रयोग किया था? रथ मूसल तथा महाशिला कंटक। रथ मूसल हथियार, रथ मूसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियार का प्रयोग किया कुछ था। जान सकते हैं उसके बारे में? हाँ, जान सकते हैं। कैसा युद्ध होगा वो हथियार? रूप देखना चाहते हैं। कृष्ण जी नहीं तक लड़ा काठी जो उखाड़ दे तो मूसल बन जाता है, लाठी जो का मूसल। अजात शत्रु के द्वारा मगध में कितना स्तूप का निर्माण कराया गया? मगध में स्तूप कितना बता दीजिए? 8। यही था ना? वही मूसल था वो। अथी वाला चाहिए कि अतिम नहीं देखा गया कथी में बाहुबली में घोड़ा का अतिम का गाड़ी में घूमत रहे छै। हाँ हाँ, हे चक्री रथ महाशिला पुष्पा भी नहीं। बाहुबली का कारण तो बाहुबली में राजतंत्री अतुला शासन चलते हैं रथ के हैं देने एवं हमारे तो गोली चलिए आगे शिशुनाग वंश। चलिए, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, इस वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व से लेकर 314 ईसा पूर्व है। शिशुनाग ने इस वंश की स्थापना की। इसने अवंती तथा वत्स राज पर अधिकार स्थापित कर वैशाली को राजधानी बनाया। शिशुनाग वंश इसकी स्थापना किए। इसने अवंती और वत्स राज पर अधिकार स्थापित कर वैशाली को राजधानी बनाया। शिशुनाग के बाद उसका पुत्र कालाशोक शासक बना। इसने पाटलिपुत्रा को पुनः राजधानी बनाया। और कालाशोक से आपको याद होगा द्वितीय बौद्ध संगति। कालाशोक के शासन काल में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। इसी समय बौद्ध धर्म 2 भाग में स्थविर एवं महासांघी विभाजित हो गया। इसी समय बौद्ध धर्म जो है आपको 2 भागों में विभाजित हो गया, स्थविर और महासांघिक में विभाजित हो गया था। शिशुनाग वंश के बाद इसमें यहाँ ही पढ़ लेते हैं, वही बात है। देखिए, इस वंश का संस्थापक शिशुनाग माना जाता है। इसी के नाम पर इस वंश का नाम शिशुनाग वंश पड़ा। शिशुनाग वंश इसने अवंती तथा वत्स राज पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसने वैशाली को राजधानी बनाया था शिशुनाग ने, ठीक है ना। इसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक भूभाग सम्मिलित था। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा था। इसका कालाशोक जो आपको इसका नाम पुराण अथवा दिव्य वदांश में काकवर्ण मिलता है, ठीक है ना। काकवर्ण, हाँ, काकवर्ण मिलता है। पुराण में चाहे कहिए या दिव्यादान में हुआ, दिव्यदान में इसका क्या नाम मिलता है? काकवर्ण मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाया था। इसने 28 वर्षों तक शासन किया था। और पूछता है क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुआ था? कालाशोक के समय में हुआ था। हाँ, और इसी समय जो है बौद्ध संघ 2 भागों में बट गया था, स्थविर और महासांघिक में बट गया था। बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण की राजधानी पाटलिपुत्रा में घूमते समय महापद्म नंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। 483 ईसा पूर्व में तो अजात शत्रु के समय हुआ था, और 383 ईसा पूर्व में हुआ था कालाशोक के समय। हाँ, महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे।
जिन्होंने काला शोक की मृत्यु 366 ईसा पूर्व के बाद मगध पर 22 वर्षों तक लगभग 344 तक शासन किया था। अब देखिए नंद वंश है। नंद वंश का संस्थापक कौन होता है? महापद्म नंद। इसने सर्व क्षत्रांग क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव परशुराम का अवतार की उपाधि धारण की। इसने इस नंद वंश का संस्थापक महाप्रिय हम लोग के वंश था। समझ गया। इस वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। इसने सब क्षत्रांग क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव परशुराम का अवतार की उपाधि धारण की। इस वंश का अंतिम शासक महापद्म नंद का पुत्र घनानंद था। और घनानंद से कुछ याद आया? घनानंद के हरल के देखे घनानंद के शासक क्या बनले? चंद्रगुप्त मौर्य। घनानंद का ना हरल के रहा। चंद्रगुप्त मौर्य था ना। घनानंद थोड़ा सा अति हो गया, एरोगेंट हो गया, उसको धन पर उसको अति हो गया था। धन में थोड़ा अति हो गया, घमंड हो गया था। घनानंद के दरबार में तक्षशिला के आचार्य चाणक्य आए थे, जिन्हें घनानंद द्वारा अपमानित किया गया था। और तब ये चाणक्य जो है टीक खोल दिए थे। हाँ, बोले टीक उसी दिन बांधेंगे हम अपना, जिस दिन हम जो है ना टीक का सिखा उसी दिन बांधेंगे जिस दिन हम तुमको पद से हटा नहीं देंगे। घनानंद एक और लोकप्रिय शासक था, जिसका फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। घनानंद के शासन काल में ही 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन बनता है, ये पूछता है क्वेश्चन, भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किसके शासन काल में किया था? घनानंद के शासन काल में किया था। यूनानी शासक। ठीक है ना? कलिंग पर आक्रमण कौन 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 मतलब खारवेल। को फांस मिलता है तो खा ले। हाँ एहोल अभी कलिंग खारवेल, हम कलिंग का बोले हाथी गुम्फा हाथी अभिलेख। गुम्फा अभिलेख। ठीक हाथी गुम्फा अभिलेख। पहला अभिलेख तो वही था ना, हाथी गुम्फे अभिलेख। हाँ, भारत का जिसमें भारत का जिक्र है। हाथी गुम्फा अभिलेख में ही भारत का जिक्र है। पहला अभिलेख तो वही है, हाँ। हाथी गुम्फा अभिलेख। उड़ीसा में उड़ीसा में एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय है। एहोल अभिलेख। और कौन बोलिए अभिलेख और बोलते हैं चार गो अभिलेख पता आया क्वेश्चन बोले। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल। खारवेल ठीक है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। मंसूर अभिलेख मालवा नरेश नरेश। वर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। ग्वालियर भोज भोज होता है ग्वालियर। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। नेपाल अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। भितरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त। मथुरा स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय। तालगुंडा स्तंभ अभिलेख शांति वर्मन मयूर वर्मन। भारत का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। बोलिए सिकंदर जो है किसके समकालीन था? और घनानंद के समकालीन था। इसके समय में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। ग्रीक यूनानी लेखकों ने इसे क्या कहा है? अग्रमीज कहा है। अग्रमीज। यूनानी लेखकों ने इसे क्या कहा है? अग्रमीज कहा है। घनानंद ने जनता पर बहुत सारे कर आरोपित किए थे, जिससे जनता असंतुष्ट थी। घनानंद के दरबार में चाणक्य तक्षशिला का आचार्य धनानंद हाँ धनानंद होगा। धनानंद के दरबार में चाणक्य तक्षशिला का आचार्य आया था। वह धनानंद के द्वारा अपमानित किया गया था। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य को बोल दिया कि अब तुमको शासक बना के रहेंगे हम। आक्रमण 326 ईसा पूर्व में क्या था? ये सिकंदर 326 में जब 22 में ही मारा है ना। हाँ। जो मारा। ईसा पूर्व में है तो घटेगा ना। हाँ तो 22 में मौर्य मारा है। हाँ मौर्य के शासन में मगध साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। ठीक है ना? 323 इसमें दिया हुआ। हाँ तो सिकंदर का ना 326 26 होगा। नहीं इसका सिकंदर का जो है। सिकंदर का हत्या अच्छा वो 23 में होगा। 23 हत्या में हुआ होगा, लेकिन ये आक्रमण किया था 26 में। हाँ 26 हुआ तो हाँ धनानंद के समय में। विदेशी आक्रमण। महाजनपद में विदेशी आक्रमण। देखिए भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण
हखामनी वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय द्वारा किया गया। भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण हखामनी वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय द्वारा किया गया, किंतु जो असफल रहा था। प्रथम सफल आक्रमण हखामनी शासक दारा प्रथम डेरियस प्रथम द्वारा किया गया। पहला विदेशी भारत आक्रमण पर- सफल होगा डेरियस डेरियस प्रथम, ठीक है ना, दारा प्रथम। जो दारा प्रथम बोलते हैं। भारत पर सर्वप्रथम यूनानी मकदूनिया आक्रमण यूनानी शासक सिकंदर ने हिंदू कुश पर्वत खैबर दर्रा से आते हुए 326 ईसा पूर्व में किया था। कौन सा अभिलेख से मिलता है? किसका था? डेरियस प्रथम जो भारत पर आक्रमण किया, अच्छा, कौन अभिलेख से मिला कि हाँ ये आदमी आक्रमण किया था? हाँ, ठीक है। अभिलेख से मिला है हमेशा। हाँ, ठीक है। विलेख से मिला होगा, अथी का खोजना पड़ेगा। बेस्तून अभिलेख बेस्तून अभिलेख, तक्षशिला से मिला, बेस्तून अभिलेख तक्षशिला से मिला था। बेस्तून में तक्षशिला किसका राजधानी? तक्षशिला किसका राजधानी हो? तक्षशिला मगध मगध का तो तीर है, राजगिरी है, गांधार, गांधार लेकिन गांधार पुत्री नहीं, देखिए, सिकंदर तथा पोरस के मध्य झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसे हाइडे स्पीज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई थी। हाइडे स्पीज युद्ध के नाम जाना जाता है। इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई थी। सिकंदर द्वारा 2 नगरों निकैया विजयनगर के उपलक्ष्य में विजय के उपलक्ष्य में तथा झेलम नदी के तट पर बाऊ केफला अपने प्रिय घोड़े के नाम पर स्थापना किया। पूछता है क्वेश्चन, सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? बाऊ केफला। बाऊ उपलक्ष्य निकैया केफला। सिकंदर द्वारा 2 नगर जीता गया, निकैया विजय के उपलक्ष्य में और झेलम नदी के तट पर बाऊ केफला अपने प्रिय घोड़े के नाम पर स्थापना किया था। दुका फैला। अच्छा, ओल्डेस्ट अभिलेख कौन थे वर्ल्ड? सबसे पुराना हाथी गुम्फा भी कथी? बेगज कोई अभिलेख खगोष्ठी में। हाँ, सॉरी बोगज कोई अभिलेख में ना मिल रही अथी के बारे में चर्चा। 1420 ईसा हैं? थे ना, 1400 ईसा पूर्व। 1400 ईसा पूर्व आक्रमण में। यहाँ नहीं मिलेगा, विदेशी आक्रमण, यूनानी आक्रमण के बाद में 1400 निर्याकस देखिए, भारत से वापस लौटते समय सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गई। निर्याकस ओनेसिक्रिट्स एवं अरिस्टोबुलस आदि सिकंदर के समय आने वाले लेखक थे। निर्याकस, ओनेसिक्रिट्स और अरिस्टोबुलस आदि सिकंदर के समय आने वाले लेखक थे, जिन्होंने सिकंदर की यात्रा का विस्तृत एवं प्रामाणिक वर्णन किया है। ठीक है, इस पर यही खत्म करते हैं। कल आपसे फिर हम मतलब विदा लेने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, इसको फिर कल से हम फिर थोड़ा सा और जिक्र कर लेंगे और इसको जिक्र करने के साथ साथ पिछला कुछ रिवीजन हम लोग भी कर लेंगे और रिवीजन चलता रहेगा। क्वेश्चन हम लोग इसे पूछते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबों का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। इसी तरह से बने रहें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अधिक से अधिक संख्या में व्यूज़ को बढ़ाएं और हम लोग एक सहयोगी का साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सिकंदर के गुरु के रहे